हेलो बच्चों। हिंदी में हम पहले ही यह पाठ पढ़ चुके हैं, थप रोटी थप दाल। आज हम इस पाठ से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आप सामने ये चित्र देख सकते हैं। ज़रा पहचानने की कोशिश कीजिए कि इन चित्रों में क्या दिखाया गया है। ये अलग अलग तरह के अनाज है। ये गेहूँ है, यह बाजरा है और यह मक्का है। रोटी कई प्रकार के आटे से बनाई जाती है। गेहूं के आटे से, बाजरे के आटे से, मक्की के आटे से आदि। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे रोटी बनाई जाती है। अभी हमने जो पाठ पढ़ा था, इस पाठ में भी जो बच्चे हैं वो रोटी का ही खेल खेलते हैं। तो अभी हम पहले देखेंगे कि गेहूं के आटे से रोटियां कैसे बनाई जाती है। तो पहले उसकी सामग्री लिख लेते हैं, यानी कि रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। गेहूं का आटा, पानी और नमक। अब हम देखते हैं कि तरीका क्या है गेहूं के आटे से रोटी बनाने का। सबसे पहले आटे को परात या थाली में लेकर उसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाकर पानी डालकर अच्छे से गूंथ ले। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ आटे में नमक मिला दिया है थोड़ा सा और धीरे धीरे उसमें पानी डालकर उसको गूंथ लिया है। उसके बाद गूंथे हुए आटे से छोटे छोटे गोले बना लिए जाते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। फिर गोले पर सूखा आटा लगाकर उसे बेलन से गोल आकार में बेल लें, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं। फिर जब रोटी बेलने के बाद उसको तवे पर डाल दिया जाता है और दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया जाता है। एक तरफ से सिक जाने पर उसको पलट देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। अब रोटी को आंच पर सेक लें। जब दोनों तरफ से रोटी तवे पर सिक गई है तो उसे तवे से हटाकर आंच पर सेक लिया जाता है और गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो यहाँ आपने देखा कि गेहूं के आटे से रोटियां कैसे बनाई जाती है, उसमें क्या सामग्री चाहिए और उसको बनाने की क्या विधि यानी कि क्या तरीका है। अब इसी तरह से आपको भी कोई एक खाने की चीज़ सोचनी है और उसको बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए वो लिखनी है और फिर उसका तरीका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। बिलोना, घोलना, फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फ़र्क है? बातचीत करो और पता लगाओ। सबसे पहले हम देखते हैं बिलोना। बिलोना किसे कहते हैं? ये चित्र आपको दिख रहा है ना, यहाँ ये महिला एक मटके में दही या छाछ जो है वो बिलो रही है। बिलोना क्या होता है कि अच्छे से उस चीज़ को मथना होता है और जब उसको अच्छे से मथा जाता है तो उसमें जो हल्की चीज़ें होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे जब दही को मथा जाता है बहुत देर तक अच्छे से, तो जो हल्का यानी कि मक्खन है वो पूरा ऊपर आ जाता है और उसको छाछ से अलग कर दिया जाता है। तो क्या चीज़ें बिलोई जाती है? जैसे दही और छाछ। फिर है घोलना। घोलना किसे कहते हैं? अब यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, एक गिलास में पानी है और उसके बगल में रखा हुआ है नमक। तो नमक को हम पानी में घोल सकते हैं, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ में डाल के अच्छे से मिलाना, ऐसे मिलाना कि वो एक दूसरे के अंदर घुल जाए। जैसे पानी में नमक मिलाते हैं, चीनी दूध में मिलाई जाती है। फिर है फेंटना। जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा है, यहाँ बेसन में पानी मिलाकर फेंटा जा रहा है और यहाँ कॉफ़ी और चीनी को ज़रा सा पानी डालकर फेंटा गया है। फेंटना मतलब उसको अच्छे से मिलाना और इस तरह मिलाना कि वो थोड़ा फूला फूला हो जाए, उसमें थोड़ी सी हवा भर जाए। अब इसी तरह फेंट कर जब ये कॉफ़ी बनाई जाएगी तो उसमें आप देख पाएंगे बहुत से झाग ऊपर दिखाई देते हैं। वो इसलिए क्योंकि फेंटते समय जब इन दो चीज़ों को मिलाया गया तो इसमें हवा भी भर गई है।
और फेंटा क्या क्या जाता है? पानी में बेसन को फेंट सकते हैं और चीनी के साथ कॉफ़ी। अब आपका काम है इस टेबल को कंप्लीट करना। इस टेबल में क्या करना है? यहाँ आपको लिखना है खाना कौन बनाता है आपके घर में, आप क्या क्या मदद कर सकते हैं उनकी, और आप क्या क्या मदद करते हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे कि खाना आपकी मम्मी बनाती हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हैं आपकी दादी बनाती है, या आपकी चाची बनाती है, या कोई भी जो भी आपके घर में खाना बनाता है उनके नाम आप यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे आप क्या मदद कर सकते हैं। जैसे आप मदद कर सकते हैं सब्जियाँ धोने में, और फिर यहाँ आप लिख सकते हैं कि आप असल में क्या क्या काम है जिसमें आप मदद उनकी करते हैं। अब आपको यहाँ लिखना है पकवान के नाम और उस पकवान को बनाने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी हमने गेहूं की रोटी के लिए देखा था, अगर आप पकवान का नाम लिखेंगे गेहूं की रोटी, तो उसको बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमें? गेहूं का आटा, नमक, पानी। इसी तरह आप बाकी चीज़ें भी लिख सकते हैं। यहाँ आप किसी पकवान का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कि उसे बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। जब आप थप आवाज़ सुनते हैं तो आपको लगता है कि यह किसी तरह की आवाज़ का नाम है। इसी तरह से अलग अलग आवाज़ें होती हैं जिनके लिए आप अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ चित्र में देखिए, यहाँ पानी की बूंद गिर रही है। पानी की बूंद गिरने की आवाज़ को आप किस तरह लिख सकते हैं? जैसे टप टप या टिप टिप। अब है छन छन। छन छन किस तरह की आवाज़ है? घुंघरू की आवाज़ हो सकती है। फिर खट खट। खटखट हो सकती है दरवाज़ा बजाने की आवाज़, खटखटाना। टिक टिक। सोचिए टिक टिक आवाज़ किससे आती है? टिक टिक आवाज़ आ सकती है घड़ी से। ट्रिन ट्रिन। ट्रिन ट्रिन की आवाज़ किससे आ सकती है? यह टेलीफोन की घंटी की आवाज़ हो सकती है। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें हम आवाज़ वाले शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग हम करते हैं किसी तरह की आवाज़ के लिए। अब हम तुकबंदी करेंगे। यहाँ सामने कुछ पंक्तियाँ दी गई है। इनके बाद आपको एक एक पंक्ति इस तरह से लिखनी है कि यह एक कविता की तरह प्रतीत हो। जैसे घंटी बोली टन टन टन, पायल बोली छन छन छन, कहाँ चले भई कहाँ चले, बंठन कर तुम कहाँ चले, रेल चली भई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, कल की छुट्टी परसों इतवार, सोएंगे हम टांग पसार, रोटी दाल पकाएंगे, मिलजुल कर हम खाएंगे। आपको इसी तरह से तुकबंदी करनी है। आपको खुद सोचना है और अगली पंक्ति अपने मन से लिखनी है ताकि यह कविता पूरी हो जाए। यह आपका गृह कार्य है। अब हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि ऐसे शब्द जिससे हमें पता चले कि जो भी चीज़ है वह एक है, और बहुवचन मतलब कि ऐसे शब्द जिनसे पता चले कि चीज़ जो है वो एक से ज़्यादा है। दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे अब यहाँ चित्र में आपको एक घोड़ा दिख रहा है, तो आप एक वचन शब्द का प्रयोग करेंगे घोड़ा, एक घोड़ा। वहीं पर यदि दो हों तो फिर आप दो घोड़ा लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? सोचिए, दो के लिए आप घोड़ा नहीं लिखेंगे, दो के लिए आप लिखेंगे दो घोड़े। इसी तरह तीन जब है तो आप लिखेंगे तीन घोड़े, और बहुत सारे हैं तो भी आप लिखेंगे कि बहुत सारे घोड़े। तो एक है तो घोड़ा, और एक से ज़्यादा है तो
घोड़े, यानी कि एक वचन हुआ घोड़ा और बहुवचन हुआ घोड़े। तो बहुवचन ऐसे शब्द हैं जब आपको पता चले कि कोई चीज़ एक से ज़्यादा है, और एक वचन यानी कि कोई चीज़ सिर्फ एक है। अब हम एक इसमें रूल समझेंगे कि जब एक वचन शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा हो तो उसका बहुवचन लिखते समय हम बड़ी ई की मात्रा को हटाकर छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं और उसके अंत में या जोड़ देते हैं, तब उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे रोटी। अब रोटी के अंत में आप देखिए बड़ी ई की मात्रा है, तो जब हम इसका बहुवचन लिखेंगे तो बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा लगा दी और साथ में या जोड़ दिया, तो रोटी एक वचन है और रोटियां बहुवचन है। एक है तो रोटी और एक से ज़्यादा है तो रोटियां। और इस रूल को आप लगा सकते हैं हर उस शब्द में जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो। आप उसे इसी तरह से बहुवचन में बदल देंगे कि बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई और साथ में या जोड़ दिया। जैसे कुछ उदाहरण देखिए यहाँ, लाठी, लाठियाँ। यहाँ ठ पर बड़ी ई की मात्रा थी, छोटी ई की मात्रा लगाकर या जोड़ दिया। कठिनाई, कठिनाइयाँ। बाली, बालियाँ। मिठाई, मिठाइयाँ। बोरी, बोरियाँ। अब आपको इसी तरह से कुछ शब्द लिखने हैं जिनके अंत में बड़ी ई की मात्रा हो और फिर आपको उनका बहुवचन लिखना है। धन्यवाद।